हेलो एवरीवन, सिविल स्टैफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम चर्चा करेंगे कि आईबीपीएस आरआरबी का जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 का एग्जाम है, इसकी तैयारी को किस तरीके से हमको शुरू करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें स्केल 1 या फिर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर, तो इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ लेवल का। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमने तैयारी को शुरू करना है, किस टॉपिक को हमने पहले पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं। तो ये सारा आपने अच्छे तरीके से सुनना है भाई। वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो आईबीपीएस आरआरबी मतलब क्या है इसका जी। आईबीपीएस एक इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के लिए, जो कि इस बार 2024 में उसने रीजनल रूरल बैंक्स, जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो उसकी जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है। टोटल 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं, लेकिन वो सारी स्टेट्स की मिला के हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें 99 वैकेंसीज हैं हमारे पास क्लरिकल लेवल पे, और पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर स्केल 1 की टोटल 50 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप सभी ने ये फॉर्म को फिल जरूर करना है। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं, आपकी एज 28 से कम है, क्लरिकल के केस में रहेगी 28 से कम, और पीओ के केस में रहेगी 30 से कम। तो अगर आपकी एज लिमिट इतनी है तो आप इस फॉर्म को फिल करिए। तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम का पैटर्न देखूं तो हमारे पास ये ऑफिस असिस्टेंट है, और ये हमारे पास ऑफिसर स्केल 1 है। इसको आप प्रोबेशनरी ऑफिसर भी कह सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है जी, एएम स्केल 1 बोल देते हैं इसको हम। तो ये प्रीलियम्स का हमारे पास पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है। पेपर होगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड हमारा पेपर होने वाला है। दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। यहाँ पे भी रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, बात एक ही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ही है, सेम ही बात होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 40 क्वेश्चंस रहेंगे ईच। ठीक है, यानी कि रीजनिंग के भी 40 सवाल आएंगे। ठीक है, स्केल 1 में भी रीजनिंग के 40 सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है जी, उसी प्रकार से अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और स्केल 1 के केस में भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि एग्जाम का पैटर्न तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। चाहे आप पीओ का पेपर दें, चाहे आप क्लर्क लेवल का पेपर दें, आपका सेम यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। दूसरा हमने क्या देखा कि 80 सवाल आएंगे आपको पेपर में, 40 रहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 40 रहेंगे रीजनिंग के। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, और इसके लिए जो आपको समय मिलेगा वो रहेगा 45 मिनट का। दोनों केसेस में सेम है। अब इसमें अलग क्या है कि जो आईबीपीएस के बाकी एग्जाम होते हैं उनमें सेक्शनल टाइम होता है। आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें भी सेक्शनल टाइम था, यहाँ पे नहीं है। सेक्शनल टाइम नहीं है, 45 मिनट्स की एक विंडो ओपन होगी, उसमें आप रीजनिंग और मैथ को अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कितना भी समय दे सकते हो। आप चाहो तो 20 मिनट में रीजनिंग, 25 मिनट में न्यूमेरिकल एबिलिटी कर सकते हो, या फिर 30 मिनट में रीजनिंग और 15 मिनट में न्यूमेरिकल एबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। चाहे आप 45 के 45 मिनट रीजनिंग पे भी लगा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्पोजिट टाइम है, यानी कि अब आपको सेक्शनल टाइम इसमें नहीं मिलेगा। तो आई होप पैटर्न तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी दिखाई थी सॉरी, ये मैंने स्लाइड आपको पहले भी दिखाई थी लास्ट क्लास में। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या कह लो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसमें ये टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी मैं पूरा डिकोड करूंगा, डोंट वरी। सिंप्लीफिकेशन के अगर 10 सवाल है तो 10 सवाल कैसे करने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे सारा। आपको सिर्फ बता के नहीं चला जाऊंगा कि आप खुद देखो जैसे करना है, पूरा एक एक चीज बताऊंगा। स्ट्रेटेजी का मतलब यही होता है ना कि कैसे करें। ठीक है, ये करना है ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे करना है वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। पर पहले देख लो क्या क्या चीजें है ना। सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डीआई है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, एजेस, परसेंटेज, रेशियो, मेंसुरेशन, बोट एंड स्ट्रीम। देयर आर सम टॉपिक्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहते हैं, और ये हमारे उसके स्केल 1 के लिए भी है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी है, दोनों के लिए सेम रहेगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। जैसे डीआई के आपको ज्यादा सवाल आ सकते हैं स्केल 1 में, और सिंप्लीफिकेशन के कम आ सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। जहां फिर जो नंबर प्रॉब्लम्स होती है, बेसिक प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास अर्थमेटिक की, वो स्केल 1 में ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंज होगा, माइनर सा, ठीक है। ऐसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का भी ये रहता है पैटर्न। ये कुछ चैप्टर्स है हमारे पास, कोडिंग, डिकोडिंग है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, पजल्स हैं। टोटल मिला के यहाँ से भी आपको कितने सवाल मिलेंगे? 40 के एमसीक्यू मिल जाएंगे, 40 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखो हमने तैयारी अब शुरू कैसे करनी है, ये प्रीलिम्स का पार्ट आया हमारे पास, है ना। प्रीलिम्स का हमें पता चल गया क्या क्या होता है। एक तो आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, टॉपिक्स ये है आपके सामने, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी रीजनिंग नहीं पढ़नी, बैंकिंग का एक सॉर्टेड सा सिलेबस होता है कि कुछ चीजें पढ़नी होती है बस आपने, ठीक है। ऐसे जब आप मेंस में आओगे तो मेंस में इनपुट आउटपुट और आ जाएगा, एक चैप्टर होता है इनपुट आउटपुट का, एक एक्स्ट्रा चैप्टर और आ जाएगा आपका बस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मेंस की अगर बात करूं तो मेंस में रीजनिंग है, 40 सवाल 50 नंबर के, हाई लेवल की, अच्छे लेवल की रीजनिंग मिलेगी आपको। कंप्यूटर 40 सवाल 20 नंबर के, बेसिक लेवल का कंप्यूटर आता है इसमें। जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल 40 प्रश्न। अब ये जनरल अवेयरनेस क्या है, इसमें बैंकिंग जीके रहेगी प्लस करंट अफेयर रहेंगे, और कुछ भी नहीं आता है इसमें, करंट अफेयर और बैंकिंग आती है बस। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश और हिंदी में चॉइस है। ये एग्जामिनर ने हमें चॉइस दे रखी है कि अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप हिंदी चूज करो, इंग्लिश छोड़ दो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश को चूज करो, हिंदी छोड़ दो। दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो। 40 सवाल आएंगे, 40 नंबर के आएंगे बस, ठीक है। और लास्ट में क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 सवाल होंगे, 50 नंबर के सवाल होंगे, ठीक है। और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और ये इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं होगा, कोई भी सेक्शनल टाइम इसमें भी नहीं है, कॉम्पोजिट टाइम है, यानी कि 2 घंटे का टाइम है, जहां मर्जी शिफ्ट करते जाओ। आप चाहो तो 10 मिनट में कंप्यूटर खत्म कर लो, 10 मिनट में जनरल अवेयरनेस को खत्म कर लो, ज्यादा टाइम आप मैथ पे और रीजनिंग पे लगाओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है ना। तो आई होप सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा, है ना। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी कि भाई इसकी तैयारी किस तरीके से करें। देखो ये एक ऐसा हमारे पास टॉपिक है जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है, यानी कि काफी ऐसे बच्चे होते हैं वो इस वजह से एग्जाम फिल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है ना। बैंकिंग का पेपर ज्यादातर क्यों नहीं भरते हैं लोग, मैथ आएगा, मुश्किल आएगा, स्पीड बहुत चाहिए होती है, एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है। भाई देखो बैंकिंग का कोई भी पेपर है ना, थंबनेल में क्या लिखा हुआ था, आरआरबी द गेम ऑफ स्पीड। मैं कहूंगा इट इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। अकेली स्पीड से बात नहीं बनेगी, जो चल कर रहे हो वो एक्यूरेसी के साथ भी होना चाहिए, ठीक है ना। वो क्यों होना चाहिए लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसको सुनो पहले। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो बच्चे देखो, अगर आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए सबसे बेसिक चीज जो आपको आनी चाहिए दैट इज कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन आपकी अगर अच्छी नहीं है तो बैंकिंग आपके लिए है ही नहीं। ये मान के चलो कि आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना ही नहीं है। आपकी स्पीड जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड अच्छी कैसे होगी, कैलकुलेशन से, मैथमेटिक्स में खास करके। और अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उसमें ऑटोमेटिकली आप स्केल कर जाओगे, उसमें ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं कैलकुलेशन की भी बात करता हूं तो कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए आपको चाहिए क्या, 3 बेसिक चीजें जो आपने याद रखनी है, और वो ये है कि आपको टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। टेबल्स में ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई 50 तक टेबल याद कर लो, बट अप टू 20 तो यार बेसिक नीड होती है ना हमारी। जब आप 20 तक अच्छे से टेबल याद कर लोगे बिना जुगाड़ के, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे 19 का टेबल पूछ रहा हूँ और आप 20 - 1 करके बता रहे हो कि 19 × 8, अच्छा 20 × 8 160 होगा, -8 कर लेते हैं तो 152 हो गया। वो नहीं, अगर आपसे पूछा गया है 19 × 8 आप कहोगे 152, अगर आपसे पूछा गया 19 × 6 आप कहोगे 114। इतनी स्पीड से, मतलब आपको रट्टा होना चाहिए प्रॉपर 20 तक कम से कम, ठीक है। ये आपका बेसिक फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी बेसिक फाउंडेशन बनाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्क्वायर याद होने चाहिए,
ठीक है, कम से कम भी तो 40 तक, अप टू 40, ये कम से कम है बच्चे। ये नहीं है कि इतने ज्यादा होंगे तो हो जाएगा, ये कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब आपको याद होने चाहिए अप टू 20, और ये कम से कम है, ठीक है। टेबल्स भी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 25-30 तक याद होने चाहिए, और अच्छे लेवल पे 40 तक याद होने चाहिए, लेकिन हाँ बेसिकली 20 तक तो याद होने ही चाहिए। तो जब ये चीज आप कर लोगे ना पहले, ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा, सीखने वाली है ही नहीं, ये तो रट्टा मारने वाली है। तो जब आप ये चीज कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन देखना थोड़ी सी इंप्रूव होएगी, पहले से देखना चेंज आएगा आप में, एक काफी अच्छा चेंज आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन का ये पहला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा एडिशन का, कि अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है तो हर बार पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपसे मैं पूछूं कि 36 + 57 कितना होगा, तो हर बार पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप इस तरीके से ऐड करो कि किसी को पता भी ना चले कि आपने कैसे ऐड करा है। इधर से मत करो, मैं कह रहा हूँ 36 57 है ना, तो आप 30 और 50 को ऐड करो, पहले 30 और 50 को ऐड करो 80, फिर उसमें 13 को ऐड करो, 6 और 7 13 को ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा 93। इस तरीके से एडिशन की प्रैक्टिस करो, यही तो होती है कैलकुलेशन। भाई देखो मैथ का कोई भी सवाल करते हो, या तो आप गुना करोगे या जमा करोगे, या माइनस करोगे या भाग करोगे। भाग भी तब करोगे जब टेबल आते होंगे, प्लस आता होगा तो माइनस भी आता ही है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए टेबल्स के ऊपर फोकस करो, एडिशन के ऊपर फोकस करो। कैलकुलेशन अच्छी हुई, जैसे ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी हुई तो भाई देखो जी, प्रीलियम्स की अगर मैं बात करूं तो 10 सवाल आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, मेंस में रहेंगे आपके 5 एमसीक्यूज, ठीक है। सीधा सीधा कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। नंबर सीरीज, प्रीलियम्स में 5 सवाल, मेंस में 5 सवाल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितना मर्जी आप ट्रिक्स सीख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रूट्स बनाने के लिए तो कैलकुलेशन ही चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट्स बनाने हैं, वैल्यूज बनानी है एक्स की, तो आपको क्या चाहिए होगा, कैलकुलेशन। 5 सवाल तो आएंगे ही आएंगे ना, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन, इट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ कैलकुलेशन, 10-10 सवाल इसके भी होते हैं, प्री में भी मेंस में भी। तो भाई 30 सवाल तो यही हो गए जो सीधे सीधे हमारी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। और जितनी तेज कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी करोगे, और जितना जल्दी इनको करोगे उतना ही आपको ज्यादा समय मिलेगा मैथ के बाकी सवाल करने में, ठीक है। तो भाई एक सिंपल सा मंत्रा न्यूमेरिकल एबिलिटी को करने का, कैलकुलेशन अच्छी कर लो। अगर कैलकुलेशन अच्छी हुई तो ये चीजें उड़ा दोगे आप फटाफट, प्री में भी और मेंस में भी उड़ा के चलोगे इसको आप, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज आपने करनी है, जो हमारे मैथ के या कह लो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें परसेंटेज जरूर करना, रेशो जरूर करना। क्योंकि अगर ये 2 चैप्टर कर लोगे तो आपको एक ना ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा पूरे के पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ब्रीफ आइडिया मिलेगा। और अगर ये चीज आती होगी तो डीआई भी बहुत इजीली कर पाओगे आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको लिख रहा हूं, पर उससे पहले ये चीजें आपने जरूर करनी है। जो मेरा कोऑपरेटिव बैंक का बैच था, जो हमने पेड बैच चलाया था, उसमें भी मैंने इसी के ऊपर ही ज्यादा फोकस करवाया था, और पूरे बैच में लगभग 800 सवाल दिए थे सिंप्लीफिकेशन के, कि करो प्रैक्टिस। अब मुझे नहीं पता कितनों ने किए होंगे, पर जिन्होंने करे हैं कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी उनकी, अब पहले से काफी इंप्रूवमेंट होएगी। इस चीजों को पढ़ के सीधा आप प्रैक्टिस पे आ जाओ। ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं भाई, इसमें ज्यादा कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक तरीके से चलोगे, अच्छी प्रैक्टिस करोगे, तो बस ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और टॉपिक्स की बात करें, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आता है टाइम एंड वर्क, आता ही आता है जी सवाल। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम हो गया, बोट्स वाले सवाल, बोट्स एंड स्ट्रीम। इसमें बेसिक लेवल का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा एवरेज, और लास्ट में आएगा मेंसुरेशन। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे तो ऑलमोस्ट 90% तो कवर हो ही जाएगा आपका। या फिर ये कह लो कि जितना का प्रीलिम्स में टाइम मिलता है उतने में अगर ये वाले चैप्टर भी आप कवर कर जाओगे तो ये सारे तो निकाल ही लोगे आराम से। देखो मुद्दा ये नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस खत्म करना है, मुद्दा ये है कि जो आपने करना है उसको कितनी बार रिपीट करना है। रिपीट कितनी बार करोगे ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे मान लो आपने 10 चैप्टर करे हैं एक एक बार, एक पर्सन उसने 6 चैप्टर करे हैं 2-2 3-3 बार, तो मुझे लगता है वो 6 चैप्टर वाला आपसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा एग्जाम में, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। अब अगर आप 20 मिनट में 40 सवाल कर ही नहीं पा रहे हो तो उन 40 सवालों के आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ना कि मुझे 40 के 40 सवाल आते थे, बस समय कम था।
आप ये कहो कि मुझे 40 में से 30 आते थे और मैंने 20 मिनट में कर लिए, वो ठीक था, है ना। 20 मिनट में 30 सवाल करना फिर भी ठीक है, रादर देन कि आपको 40 के 40 आते हैं लेकिन 20 मिनट में निकले आपसे 15 ही हैं या निकले आपसे 20 ही हैं, वो मैटर नहीं करता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर आपने एक चीज कर रखी है उसको दोबारा करो, फिर करो, करते जाओ करते जाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी क्यों वीक रह जाता है लोगों का, क्योंकि वो इस बेसिक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर आप फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दोगे तो भाई बाकी चीज तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी ना आपकी। फाउंडेशन के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, समझ रहे हो ना बात को। फाउंडेशन के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब सेकंड हम बात करेंगे रीजनिंग की। ठीक है, अब रीजनिंग प्रीलिम्स का पार्ट भी है, मेंस का भी है, तो रीजनिंग भी मैथ के जैसी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, चाहे आप स्केल 1 के उठाओ चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट के उठाओ, आपको कुछ चीजें तो मिलेंगे मिलेंगी। जैसे सिलोगिज्म के सवाल, मतलब 5 सवाल है तो है, इसमें क्या है, 5 एमसीक्यूज है तो है, रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, इसके 5 सवाल आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है ना। अब हो सकता है किसी एक शिफ्ट में ना हो तो उसमें कुछ और होगा, है ना। जैसे एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, भाई 5 सवाल तो है ही है। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटीज का एक चैप्टर होता है जी, इनइक्वालिटीज, कोडेड इनइक्वालिटीज होते हैं जो लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन आपने देखे होंगे, 5 सवाल। ठीक है जी, इसके अलावा ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, 5 5 तो नहीं होते लेकिन 2 2 3 3 सवाल इसके भी आ जाते हैं, मतलब दोनों के मिला के 5 सवाल, दोनों के मिला के 5 सवाल हो गए। ठीक है, रैंकिंग 5 सवाल, 5 एमसीक्यूज। ठीक है, बाकी जो बच गया वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये तो है ही है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के दोनों के मिला के 20 सवाल तो होंगे ही होंगे 40 में से। ठीक है, और मेंस में तो भरी होती हैं पजल्स ही, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ही ज्यादा भरे होते हैं। तो हमें पता है ना हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि यार 5 ही चैप्टर हैं, 6 7 चैप्टर हैं बस, इसको अगर मैं तो 2 मिनट छोड़ देता हूँ, 7 चैप्टर्स हैं तो हम दिन में एक कर लेंगे, 7 चैप्टर हमारा सिलेबस खत्म। सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा। 7 चैप्टर है ना, इसको 7 मत समझो, इसको 35 चैप्टर समझो, कि एक चैप्टर को 5 5 बार करना है। या ये कह लो कि एक एक चैप्टर के कम से कम 200 200 सवाल करने हैं। जब आप 200 200 सवाल कर लोगे, इन 5 सवालों को 3 मिनट में करना सोल्व कर दोगे, फिर उसके बाद आप कहना कि हाँ हमने कुछ सीख लिया है। अगर ये 5 सवाल 3 मिनट में हो रहे हैं तो प्रैक्टिस है आपकी, फिर आपकी तैयारी होगी। अगर आप 5 सवाल कर रहे हो लेकिन 5 मिनट में 6 मिनट में कर रहे हो, तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तैयारी नहीं हुई। सिलेबस खत्म करने में और तैयारी करने में दोनों में डिफरेंस होता है। सारी दुनिया सिलेबस खत्म करती है लेकिन पास कौन करता है एग्जाम को, जो उसको अच्छे से स्मार्ट वे से प्रिपेयर करता है। ठीक है, रादर देन कि आप 20 30 टॉपिक कर लो, ये टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो आते ही आते हैं एग्जाम में। आपने इन टॉपिक्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि स्लोगिज्म के 5 क्वेश्चन देखे और आपको 3 मिनट में खत्म, ये इनक्वालिटीज 5 सवाल 3 मिनट में खत्म, इतना टाइम होना चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम को बचाना है, किसके लिए, इनके लिए बचाना है। क्योंकि इसकी जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, जहां एक पजल फंसी वहां फंस गई फिर। और एक चीज याद रखना, अगर एक बार एग्जाम में जब फंस गई ना, छोड़ दो, अगली बार चलो। हमारे पास क्वेश्चंस बहुत है करने के लिए, टाइम कम है, सवाल तो बहुत ज्यादा है। अगर एक आधा सवाल आपको लगे ना कि आपका टाइम ले रहा है, आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो छोड़ दो, अगले पे चलो। फिर बाद में वापिस आना, अगर आपको लगे कि टाइम बच गया और ये सवाल भी बचा है, तो फिर दूसरी बार प्रैक्टिस कर लेना उसके ऊपर मेहनत, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑनलाइन पेपर में घड़ी चलती रहती है, वो चलती रहेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब 2 मिनट हो गए। आप खुद इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ ये सवाल अगर नहीं निकल रहा है, या कई बार देख के पता चलता है कि ये टाइम लेगा हमारा सवाल, छोड़ दो ना, अगले सवाल पे चलो। वो कर लो जो पहले निकल जाएंगे, बाद में आ जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि अगर आप पहले सीटिंग अरेंजमेंट पकड़ लो, मान लो आप सॉल्व करने लगे और आपको पता नहीं चला, टाइम ज्यादा निकल गया, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है कि यार सवा पूरा पेपर पढ़ा हुआ है, अभी तो टाइम कम है। इससे अच्छा है कि जो पढ़ा हुआ है ना, जो सिंपल है, पहले वो कर लो। मेरी तो हमेशा स्ट्रेटेजी यही रहती थी कि सिटी के अरेंजमेंट और पजल लास्ट में करने हैं, पहले बाकी सारा। मान लो अगर 40 सवाल आते हैं पेपर में, तो इसमें से 15 20 होते हैं, वैसे 15 के अराउंड रहती हैं सिटी के अरेंजमेंट वगैरह, तो मैं पहले 25 सवाल करूंगा सारे, और इन 25 सवालों को मैं करूंगा लगभग 10 मिनट में।
और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होगा 10 मिनट को 10-12 मिनट, क्योंकि मैं 22 और 23 का रखता था, 22 मिनट रीजनिंग के लिए, 23 मिनट मैथ के लिए। तो उन 22 मिनट में क्या करना है, जो 12 मिनट होंगे उसमें, या 10 मिनट जो बचे होंगे उसमें सीटिंग अरेंजमेंट जितने निकल के कर लो। जो ऑफिस असिस्टेंट का पेपर होता है उसमें तो बड़ी सिंपल होती है, उसमें तो निकल जाती हैं। पीओ वाले स्केल वन वाले पेपर में तंग करेंगी आपको ये, कि अगर नहीं भी निकल रही तो कोई इशू नहीं है यार, 15 में से आपने 15 ही क्यों निकालनी है, 10 निकाल लो, छूट गई 5 तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। पर यह है कि जो निकाली है वो सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो सॉल्व करा वो भी गलत है ना। ये काम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए बात को जी। तो प्रीलियम्स का तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, और यही सेम चीज लगभग मेंस में रहती है, और मेंस में बस ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपको, हो सकता है 25 MCQ आ जाए इसके, क्योंकि टाइम भी ज्यादा होता है और लेवल भी मुश्किल होता है। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में आपने तैयारी भी तो करनी होगी ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका भी ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेंस के लिए आएगा काम, क्योंकि मेंस में हमने देखा था अभी कि एक होती है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में हमको क्या क्या पढ़ना है एक बार उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब देखो, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, अब जो मैं लिखूंगा ना फिक्स क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में टोटल 40 MCQs आते हैं। पहले पहले क्या होता था, अगर मैं बात करूं 2017 से पहले की, 17 और उससे पहले की अगर बात करूं, तो आपको ना बैंकिंग के सवाल ज्यादा आते थे, कि मतलब 20 से 25 सवाल बैंकिंग अवेयरनेस के, फिर 15 सवाल आपके करंट अफेयर्स के। अब ये चीज चेंज हो चुकी है। अब ऐसा होता है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। 20 क्वेश्चंस तो आपके सीधे सीधे रहेंगे करंट अफेयर्स के, 20 क्वेश्चंस तो सीधा सीधा हमारे करंट अफेयर्स के रहेंगे। अब करंट अफेयर्स में भी क्या क्या पढ़ना है अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। 5 सवाल आपके रहेंगे स्टैटिक, 5 MCQ रहेंगे आपके स्टैटिक वाले। अब स्टैटिक कौन सा वो भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो 15 MCQs होंगे, अब इन 15 MCQs में क्या होगा, आगे फर्दर 10 सवाल तो होंगे प्रॉपर हमारे बैंकिंग के, बैंकिंग अवेयरनेस के, और 5 सवाल आपके होंगे बैंकिंग एसोसिएटेड करंट अफेयर्स, बैंकिंग एसोसिएटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स क्या होंगे भाई, आपको करंट अफेयर क्या आते हैं, देखो इनका फिक्स रहता है कि 6 महीने के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। अब हमको पता है कि एग्जाम कब होगा, अक्टूबर में एग्जाम आई थिंक, है ना। इसका जो मेंस का पेपर होगा अक्टूबर में होगा, तो मान के चलो कि अप्रैल के बाद वाले करंट अफेयर्स, 1 अप्रैल से शुरू कर लेना आप करंट अफेयर्स, जहाँ 1 मार्च से शुरू कर लेना, ठीक है, 1 मार्च ऑनवर्ड, 1 मार्च, 1 ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स, ये वाले आपको करंट अफेयर्स आएंगे। तो बस आप मार्च अप्रैल मई के कर लो, जून तो अभी चल ही रहा है ना, इसके आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। इसमें करंट अफेयर कौन से रहेंगे, एक तो नेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए। स्पोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स के ऊपर आ जाते हैं जी, ज्यादा करंट अफेयर इकोनॉमिक्स वाले ही होते हैं इसमें, ठीक है, ज्यादा करंट अफेयर इकोनॉमिक्स वाले होते हैं। और एक चीज याद रखना, ठीक है, अभी पीएम साहब, मोदी साहब जहां जहां जा रहे हैं ना, अब जैसे इटली में गए थे, तो जहां जहां भी जाएंगे आने वाले समय में, 1 मार्च के बाद जहां जहां भी वो घूमे हैं, जिस जिस देश में वो गए हैं, उस देश के प्राइम मिनिस्टर, उस देश का प्रेसिडेंट, उस देश की करेंसी, उस देश की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, जहां जहां टूरिंग हो रही है ना, वहां वहां की आपको हर एक चीज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल, ठीक है, देश के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। समझ गए बात को। उसके बाद और क्या क्या आपने पढ़ना है, स्टैटिक की अगर हम बात करें, तो स्टैटिक में देखो कई बार ज्यादा सवाल भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैटिक भी करंट अफेयर एसोसिएटेड हो सकती है, जैसे युद्ध अभ्यास होते हैं जो, ठीक है, जो युद्ध वॉर एक्सरसाइजेस वगैरह होती है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके ऊपर सवाल जरूर बन जाता है कि इंडिया के साथ किस देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है, जहाँ किसी एक्सरसाइज का नाम दे देगा आपको, कहेगा कि ये इंडिया और किस देश के बीच हुई थी, ऐसे सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन के अंडर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, यूनेस्को वगैरह हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह जितने भी है, इन सब के जो हेड हैं उनके नाम पता होने चाहिए आपको, ठीक है, उनके जो हेड हैं उनके नाम पता होने चाहिए, और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। जैसे डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऐसे ही आपको सबके हेडक्वार्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक में ये चीज आएगी आएगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए? अभी जैसे कि अगर हम बात करें, अभी नई गवर्नमेंट बनी है, तो नई गवर्नमेंट बनी है तो उसमें मिनिस्टर्स भी आए होंगे, कुछ नए मिनिस्टर्स भी बने होंगे, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर के पास है, यू मस्ट नो दैट। ये इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर के पास है। इसके अलावा इंडिया के अंदर, अगर मैं इंडिया के अंदर की बात करूं, तो इंडिया में कितने कौन सी स्टेट का कौन सा गवर्नर है, कौन पीएम है, सॉरी कौन सीएम है, इसके बारे में पता होना चाहिए। सीएम एंड गवर्नर्स, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज, हालांकि ये भी करंट अफेयर की कैटेगरी में आ जाता है। इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज कि स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, जैसे कल सेलिब्रेट किया गया था फादर्स डे, तो ये तो नहीं पूछेगा खैर, लेकिन जैसे निमोनिया डे कब मनाया जाता है, इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है। जब मैंने एक बार एग्जाम दिया था, स्पोर्ट्स डे पूछा गया था 29 अगस्त, तब मुझे नहीं पता था लेकिन आज पता है ठीक है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज पिछले 6-7 महीने के, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे आपको पता होने चाहिए। जैसे यूएन डे कब होता है, आईटीबीपी डे कब होता है, गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, नेशनल गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, एड्स डे कब मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारा स्टैटिक में आता है, इसके ऊपर सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं ऐसे आईबीपीएस के एग्जाम्स में। उसके बाद आता है हमारे पास जी बैंकिंग अवेयरनेस। अब बैंकिंग अवेयरनेस में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी होगी, फाइनेंशियल हमारा अवेयरनेस होगी, इसके ऊपर सवाल आपके 10 के अराउंड बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि अब ये एग्जामिनर को भी पता है कि बैंकिंग अवेयरनेस को इतना ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है, उसमें से इतने की सवाल निकलते हैं और वो इतने की सवाल आपको देता है, ठीक है। बैंकिंग के करंट अफेयर्स आपको आ सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे एमपीसी कमेटी, बाई मंथली एमपीसी कमेटी जो रेट्स डिसाइड करते हैं, तो रेट्स के ऊपर आ सकता है कि एसएलआर कितना चल रहा है, सीआरआर कितना चल रहा है, इसके ऊपर हमारे पास सवाल जो है वो बन सकते हैं। तो ये स्टैटिक का पार्ट हो जाता है, जहाँ फिर आपको जो जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आईबीआरडी है, आईएमएफ है, इसके अलावा हमारा जो अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लेता है कहाँ पे है, कौन इसका हेड चल रहा है, इसके ऊपर ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके ऊपर भी ठीक ठाक सवाल बन जाते हैं। टोटल 40 सवाल है, और मेंस में कहा जाता है कि देखो जो प्रीलिम्स पास करेगा ना, उसका रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छा होगा। तो जो मेंस में जो मेरिट बनेगी वो मैथ और रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होती नहीं है, क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं वहाँ। तो मैथ सबको आता होगा, रीजनिंग सबको आता होगा। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिसाइड करता है कि मेरिट में कौन आएगा, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ के ऊपर। लेकिन जब मेंस आ जाता है हमारे पास, फिर हम जीके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जीके अभी से शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, जीके ही होगी जो आपके मेरिट डिसाइड करेगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो यार आपको आता ही है अगर आप मेंस तक पहुंच गए तो, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का सेम पैटर्न रहा है पिछले 10 साल में, जो है जैसे एरर के ऊपर सवाल आ जाते हैं, ठीक है, फ्रेजल रिप्लेसमेंट, कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद आएगा रैपिड फिलर्स, सिंगल या डबल फिलर हो सकते हैं, और एक होता है हमारे पास क्लोज टेस्ट। आज तक तो देखो यही चीज आई है, ठीक है। बाकी जो वोकैबुलरी होती है वो कॉम्प्रिहेंशन में ही आ जाती है, वोकैबुलरी वगैरह जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में आ जाती है। बैंकिंग के पेपरों में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है आपको। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इडियम्स, ये करने की आपको जरूरत नहीं है। फ्रेजेस के ऊपर सवाल बनते हैं, जहाँ फिर नॉर्मल आपको कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ही जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहता है हमारा इंग्लिश का पार्ट। तो अभी तक मुझे नहीं लगता अब किसी को कोई डाउट रहा होगा। स्टार्ट कैसे करना है भाई, सबसे पहले टेबल रीजनिंग से हम शुरू करेंगे, मैथ से। मैथ अच्छे से पढ़ लिया
तो कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो उसके बाद हम चलेंगे रीजनिंग और मैथ को। आपने 2-2 3-3 घंटे डेली देने हैं प्रैक्टिस के लिए। 3 घंटे मैथ को, 3 घंटे रीजनिंग को। ये नहीं सोचना कि मुझे आता है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म आना अलग चीज है और 3 मिनट में 5 सवाल करना इज क्वाइट डिफरेंट। तो आपने प्रैक्टिस करनी है कि 3 मिनट में 5 सवाल करने हैं। वो होगी आपका फाइनल, जो आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला है। तो स्टार्टिंग के आप ये मान के चलो कि अभी अगर 17 जून है, तो नेक्स्ट 13 डेज आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक तो आप शार्प करो अपने आप को कैलकुलेशन में, और दूसरी तरफ आप 2-3 चैप्टर पकड़ लो, सिलोगिज्म पकड़ लो और सिटिंग अरेंजमेंट पजल पकड़ लो। इन 13 डेज में 3-3 घंटे प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। बाकी फिर जुलाई महीना जो होगा वो बाकी का सिलेबस भी आप करना शुरू करना। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, और साथ साथ करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करो। बैंकिंग जो है ना वो मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद पढ़ना, मैं अभी मत पढ़ना, अभी करंट अफेयर पढ़ना थोड़े थोड़े। ठीक है, इससे आपको काफी मतलब ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, चाहे कोई भी सुजेशन है, चाहे कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, उसका मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूँ। स्ट्रेटेजी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चे। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो आरआरबी का पेपर भरेंगे इस बार, जो पेपर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।